हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं हूँ आरती और मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपका हिंदी वाला सारा पोर्शन। तो हिंदी का जितना भी सिलेबस आपका है, ग्रामर का हो मतलब कि गद्य पद या फिर आपका व्याकरण का सेंस, मैं सारा कवर करने वाली हूँ। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पढ़ाऊंगी। मतलब हम बहुत अच्छे से मजे में पढ़ने वाले, एकदम स्टोरीज पढ़ेंगे, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदी बहुत बोरिंग होता है। जब मैं पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत बोरिंग लगता था कई बार। लेकिन किसी टीचर ने मुझे ऐसे पढ़ाया, मुझे लगा कि भाई टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर ढंग से पढ़ाता है ना तो मस्त मजे दिला दिला के, जोक्स क्रैक करके या फिर अच्छे से समझा के, तो हमें वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि इस बोरिंग टॉपिक को या बोरिंग सब्जेक्ट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है भाई। हिंदी आपके लिए ज़रूरी है ही, आपको पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है और आपके सिलेबस में भी है। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे वंदन एजुकेशन की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उन्होंने एक लेख लिखा, मतलब स्वतंत्रता के पहले लिखा था, जब स्वतंत्र हम नहीं हुए थे उसके पहले उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, कुछ चीज़ें लिखी थी जाति प्रथा के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, कि जाति के आधार पर जैसे भेदभाव किया जाता है ना। जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, कोई नीच जात का है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, अभद्र भाषा है, अभद्र एक तरीके से ये टिप्पणियां हैं किसी व्यक्ति को ऐसे बोलना, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से कहीं पैदा नहीं हुआ है, वो भगवान की मर्जी से है भाई, तुक्का से, मतलब तुक्का है वो। जैसे होता है ना कि आप सोचते हैं यार मैं तो बहुत रईस हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत अच्छे घर पे पैदा हुआ, वो सब तुक्के हैं। थोड़ा बहुत तुक्का इधर उधर लग जाता ना तो आप पता नहीं कहाँ पैदा हो जाते। तो कोई व्यक्ति जो है अगर किसी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति वाले परिवार में पैदा हुआ है, किसी ऐसी कास्ट में पैदा हुआ है जिसको समाज बहुत हीन भावना से देखता है कि यार, मतलब मैं कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहूँगी, और तो उनके लिए दलित यूज़ करते हैं, दलित परिवार में किसी में पैदा हुआ है, तो उनसे उपेक्षा की जाती है। उससे अपेक्षा यही की जाती है कि भाई ये ना नालियाँ साफ करे, गटर साफ करे, रोड में झाड़ू लगाए, लोग के बाथरूम साफ करे, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। मतलब क्या है, समाज ने ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि इनको यही काम करना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने बहुत विस्तार से समझाया है कि लोगों की जो मानसिकता है वो कैसी है, लोग कैसा सोचते हैं कि भाई इसको जो है यही वाला काम करना चाहिए। क्यों? अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि दलित परिवार में पैदा हुआ है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो अपने आप में बहुत कुछ काम कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है, कल को साइंटिस्ट बन सकता है, कल को कोई इंजीनियर बन सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है, अगर आप उसे मौका दें। लेकिन कई बार जो है समाज ऐसे मौके नहीं देता है। जैसे हम अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक दलित परिवार से थे, उनका जन्म भी दलित परिवार में ही हुआ था, लेकिन उनको पढ़ाया लिखाया गया, मौके मिले। उन्होंने आज जिस संविधान से अपना देश चला रहे हैं, पूरा देश चल रहा है एकदम सुचारू रूप से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस बात की बहुत सराहना या प्रस्ताव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है कि भाई भारत को जो संविधान है, लिखित संविधान है, इतना बड़ा संविधान है और इतना बड़ा देश है, और वो देश जो उस संविधान से चल रहा है, तो उसका जो है मतलब चीज़ें सेट की थी, प्रारूप बनाया था, सब चीज़ें बताई थी कैसे क्या हमारे संविधान में होनी चाहिए। सारे नियम कानून मोस्टली उस व्यक्ति ने बनाए हैं जो अपने समाज के कुछ लोगों के लिए लड़ रहे थे। तो क्या था, स्वतंत्रता से पहले उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि दलित जो लोग होते हैं उनको लेकर के समाज में जो हीन भावना है वो खत्म हो, जन्म के आधार पर जो आप रोजगार देते हो वो खत्म हो, उन चीज़ों को लेकर बहुत विस्तार में समझाया है। तो उनकी एक रचना के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इनकी लाइफ के बारे में, ठीक है। तो क्या है, अंबेडकर जी के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। देखो, इनका एक बहुत ज़्यादा बड़ा कोटेशन है, और बहुत ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। आपको पता है कि पढ़ने वाले लिखने वाले लोग तो फॉलो करते ही हैं, इसके साथ जो होता है ना, कुछ बड़े बड़े लोग भी होते हैं या दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं। तो इनका क्या लिखा हुआ है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इन्होंने बोला था कि बुद्धि का विकास करना है आपको। जो आपके जो लक्ष्य होते हैं ना, आजकल के लक्ष्य क्या होते हैं, लोग शॉपिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, ट्रिप ट्रिप पे जाएंगे, तो ऐसे लक्ष्य लेकर नहीं चलना है। जैसे आपके भी लक्ष्य बनते होंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे लक्ष्य बनाते होंगे कि यार दोस्त संडे को ना छुट्टी है, चलो पतंग उड़ाने चलेंगे, चलो गिल्ली डंडा खेलेंगे, क्रिकेट खेलने चलेंगे। चलो ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, उनको बस खेलने से मतलब है, उनको दोस्तों के साथ खेलना है, गप्पे मारने हैं। और आजकल तो जो मतलब
आई थिंक 5 या 6 साल 10 साल पहले इतने लोग नहीं बिगड़े थे जितने अभी बिगड़े। सबके पास स्मार्टफोन होगा, सब चलाते होंगे, टाइम वेस्ट करते होंगे, व्हाट्सएप पे किट 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 किट, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, तो ये सब टाइम वेस्ट करना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपको अपनी, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, अच्छे काम के लिए यूज़ करो, कल को आपको वही जो है हेल्प करने वाला है। फ़ोन चला के जो चीज़ें सीखते हो ना, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगी। चलो बातें बहुत हो गई, अब हम देखते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चीज़ें थी, वो देख लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे हमारे उस टॉपिक पर जिसको इन्होंने लिखा है। ठीक है, देखो जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891, 1891, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, दलित परिवार में हुआ था, ऑलरेडी बताया है। शिक्षा दीक्षा के मामले में बहुत अच्छे, न्यूयॉर्क गए हैं, अमेरिका में जो है, फिर लंदन भी गए हैं, वहाँ से भी शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद देखो, समाज में सुधार करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि गांव से उठ के आया, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, वो फॉरेन में पढ़ के आए थे, अच्छी अच्छी खासी उन्होंने शिक्षा ले रखी थी, उनको नॉलेज था चीज़ों का बहुत अच्छा खासा, उनको पता था कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे लेकर चलना है। और अगर बात इनकी रहे तो इनको भी अच्छा खासा ज्ञान था। हमारे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, देखो आप ना फॉलो करते हो कि मैं ना इनके जैसा बनूंगा, मैं इनके जैसा ना, हार्ड वर्क देखो उनका, शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में उन्होंने कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि नहीं आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज रील चला लेता हूँ, ऐसे काम नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना, जैसे इन्होंने किया था। जितने भी हम बड़े बड़े लीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, मोस्टली अगर वो एग्रेसिव नहीं है, देखो एग्रेसिव नेचर के लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप क्रांतिकारी बनना चाहते हो, आप 17 साल के हो, आप पढ़े लिखे नहीं, तब भी आके गोली मार दीजिए, काम चले जाएगा आपका। लेकिन आपको पता है क्रांतिकारी होना एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइवल मतलब नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि आप देश को सुधार पाओ, ठीक है, और आप लंबे समय तक कोई चीज़ को रखना चाहते हो, तो आप अगर क्रांतिकारी बनेंगे तो वो चीज़ हो नहीं पाई। जैसे महात्मा गांधी, एक और महात्मा गांधी जी को रखिए, एक और भगत सिंह को रखिए। हम भगत सिंह को ही मानते हैं, महात्मा गांधी जी को ही मानते हैं, लेकिन भगत सिंह जो है उनका नेचर अग्रेसिव था। यूँ बात है, उन्होंने मारा, गोली गोली मारी, उनको फांसी की सजा हुई, वो वहीं पे चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर महात्मा गांधी जी भी वैसे ही होते तो चीज़ें शायद वहीं रुक जाती। तो क्या है, आपको अगर बदलाव करना है तो बहुत आपका स्वभाव जो है बहुत शांत होना चाहिए। ऐसे आपने घर पे देखा है, घर पे मम्मी पापा लड़ जाए, दो बच्चे लड़ जाए, तो जो समझा रहा होता है, दो लोग होते हैं वहाँ पे, एक बहुत मार मार के समझाता है कि मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, इसको पीट दूंगा, जान ले लूंगा, सब इसने परेशान कर रखा है मुझे। दूसरी तरफ एक व्यक्ति और होता है जो आपको प्यार से समझाता है, जैसे मम्मी है आपके, वो आपको प्यार से समझाती हैं। तो आपने देखा होगा, आप कभी भी पापा की मार से डर के नहीं समझते हो। जब मम्मी आपको समझाती है बैठा करके आराम से, तब आपको समझ में आता है कि हाँ मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे है चीज़ें। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ा कि न्यूयॉर्क भी गए हैं, लंदन भी गए, इन्होंने सारी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की है। विशेषताओं की बात करें अगर, कि इनकी पर्सनालिटी, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई जो हमारे अम्बेडकर जी थे, उनकी उनकी जो पर्सनालिटी थी उसकी क्या विशेषता थी, क्या क्या चीज़ों को मतलब मानते थे, तो देखो इतिहास में मान सकते हैं, इतिहास के बारे में जानना, पढ़ना, लिखना बहुत पसंद करते थे। विधिवेत्ता, विधिवेत्ता का मतलब होता है वकील, नियम कानून के बारे में जानने वाला व्यक्ति। आपको पता ही है, हमारा संविधान लिखने वाला व्यक्ति विधिवेत्ता तो होगा ही होगा। फिर क्या है, अर्थशास्त्री, चाहे देखो उन्होंने जब लिखा है यहाँ पे रोजगार के बारे में लिखा है, जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है कि रोजगार, नौकरी, उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो दलित परिवार होते हैं, दलित लोग होते हैं, उसके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। तो इतने छोटे लेवल पे जा करके उन्होंने अगर एनालाइज किया है, उन्होंने चीज़ों को नोटिस करके एक किताब में लिखा है, तो इसका मतलब है उनको अर्थशास्त्र के बारे में सारी जानकारी है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, सारा पैसे के बारे में। ठीक है, समाजशास्त्री, अब दलितों के बारे में बात कर रहे हैं कि दलितों का हमें उद्धार करना है, दलितों को हमें रोजगार दिलाना है। ठीक है, उन्होंने रोजगार के बारे में बात की है, उनकी शिक्षा के बारे में बात की है, समाज में प्रतिष्ठा के बारे में बात की है, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बात की है। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, इसका मतलब क्या है, समाजशास्त्री भी हो गए, समाज के बारे में सोच रहे हैं, शिक्षाविद तो है ही, पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं। ठीक है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। धर्म दर्शन के ज्ञाता भी हैं, धर्म को लेकर के उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। उन्होंने सब बताया कि हिंदू धर्म में जो चीज़ें सिखाई गई हैं और जो हम सच में अपने यहाँ हिंदू धर्म में देख रहे हैं, इनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं है, ऐसा हमें सिखाया ही नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें थे। अगर बात करें कि किन व्यक्तियों से प्रेरक, व्यक्ति मतलब होता है जैसे आप हैं, कुछ लोग होंगे अपने यहाँ पे बड़े भैया दीदी से प्रेरणा लेते होंगे मैं इनके ऐसा बनूंगा, कुछ होते होंगे मम्मी पापा जैसे बनना चाहते होंगे कि मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ, मैं इनके कैसे बनूंगा। कोई होता कि मैं MS धोनी को मानता हूँ, मैं विराट कोहली को देखता हूँ, मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूँ।
मतलब जैसे भी आप बनना चाहते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत, मतलब होता है कि एक आइडियल सेट करना कि भाई मुझे ऐसे बनना है। आपको जो इंस्टाग्राम के छपरी हैं उनको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मुझे पता होगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं इनमें से 99% का इंस्टाग्राम बना होगा और दिन भर रील्स देखते होंगे, वो नहीं देखना है। उससे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, नौकरी नहीं देगा आपको, ठीक है। अगर बात करें इनके प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं, किन से इन्होंने सीखा है, एक बुद्ध है, ये गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध एक तो आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में, कबीर और ज्योतिबा फुले। एक बात आप नोटिस करिएगा इसमें कि जैसे बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ये सभी लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो मतलब दलित समुदाय है उसके लिए एफर्ट्स डाले हैं। उन्होंने हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में जो व्याप्त है ना कि पंडित है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, राजा महाराजा, मतलब होता है बड़ी बड़ी जातियों का जो बहुत गुणगान करते हैं, उसके विरोध में इन्होंने चीज़ें स्टार्ट की है। देखो कबीर हमेशा बोलते थे भाई ये बड़ी बड़ी जातियां हैं, पंडित है, ये है, वो है, पंडित भाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो जाति विरोधी है, जो धर्म को लेकर उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, चौपाइयाँ लिखी हैं। और ज्योतिबा फुले तो आपको पता ही है, ज्योतिबा फुले ने भी क्या किया, दलितों के उद्धार के लिए काम किया था। और बुद्ध जी को पता ही, बुद्ध को आप अगर देखेंगे आजकल के टाइम में जो बुद्ध के जो फॉलोवर्स हैं वो आपको सारे दलित समुदाय के मिलेंगे। आपको जो लगता है कि बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले ज़्यादातर लोग दलित समुदाय के होते हैं, ये अगर आपको पता नहीं तो पता रखिएगा। तो तीनों ही व्यक्ति जो तीनों प्रेरणा स्रोत हैं इनके वो सारे हैं यहीं से, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माता हैं, आपको पता है जो हमारा संविधान बना है जिसको हम पढ़ते हैं वो सब इनकी ही देन है। इन्होंने सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें क्या मतलब मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इन्होंने ही बताई हैं। मृत्यु इनकी हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। ये हमारा हो गया इनके बारे में। और भी चीज़ें हैं इनके बारे में वो भी देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर बात करें शिक्षा की तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बहुत सारी जगहों पे ये गए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पुस्तकों के बारे में। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि वन लाइनर मतलब क्या है, सिंगल स्टेटमेंट में कि किसी एक पुस्तक का, भीमराव अम्बेडकर जी की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए, तो आपको नाम पता होना चाहिए ना। उन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकें लिखी हैं और ज़्यादा जो किताबें उनकी ना वो जाति पर आधारित हैं, दलितों पर आधारित हैं, उनका शोषण कैसे हो रहा है, उनका उद्धार कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। देखो यहाँ पे है हु वर द शूद्रा, अक्टूबर 1946। शूद्र, शूद्र जनजाति आपने पढ़ा होगा, शूद्र होता है मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब जाति अलग अलग होती है। जो शूद्र मतलब होता है दलित समुदाय, दलित समुदाय, ठीक है। उसी के बारे में लिखा है इन्होंने कि हु वर द शूद्रा, शूद्रास कौन थे, 1946 1946 अक्टूबर में लिखी है इन्होंने। द बुद्धा एंड हिज धर्म, तो बुद्ध और धर्म के बारे में इन्होंने लिखा है 1957 1957 में। फिर दूसरी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो हम पढ़ने वाले हैं ना टॉपिक, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिस पुस्तक पर आधारित है या जहाँ से उठाया है इन्होंने, ये यही पुस्तक है, ठीक है, यही है ये एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। कास्ट के बारे में चीज़ों को लेकर के बहुत खुले रूप में इन्होंने बात की है। तो ये लिखी गई थी मई 1936 1936 में, ठीक है। विच वे टू इमेंसिपेशन, ये भी इन्होंने लिखी है 1936 में। पांचवी है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, फ्रीडम और फेडरेशन के बारे में लिखा है इन्होंने। स्वतंत्रता और लोकतंत्र, आधारतंत्र जो चीज़ें होती है स्वतंत्रता के बारे में और फेडरेशन के बारे में, चीज़ें कैसे चलती हैं लोकतंत्र के बारे में। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फिर क्या लिखा है, थॉट ऑफ पाकिस्तान। देखो ये जो किताबें लिखी है ना, इनके नाम एज इट इज़ हैं इंग्लिश में ही हैं, हिंदी में नहीं है इन किताबों के नाम। आपको लगेगा मैम ने किताबों के नाम इंग्लिश में लिखे, नहीं, इन्होंने ऐसे ही नाम रखे किताबों के अपने, ये इंग्लिश में ही है। आप चाहो तो इसको देवनागरी में लिख लीजिएगा। देवनागरी का मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द बुद्धा एंड हिज धर्म, तो आप ऐसे लिख सकते हो द बुद्धा एंड हिज धर्म, ऐसे आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि किताबों के नाम इन्होंने ऐसे ही रखे हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, पूछा इसमें उन्होंने कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने जो भी दलित समुदाय है उसके लिए क्या किया है। कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट, अलग से कैसे सॉल्व करेंगे, ये इन्होंने 1946 में लिखी है। द कैबिनेट मिशन एंड द अनटचेबल्स 1946 46 में लिखी है।
स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ 1947 में लिखी है इन्होंने। महाराष्ट्र एज अ लिंग्विस्टिक प्रोविंस के बारे में इन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र के बारे में 1948 में लिखा है। रिडल इन द हिंदुज़म के बारे में लिखा है इन्होंने। और क्या अनटचेबल्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिया गेटो, ये इन्होंने लिखा है इस पर। कैन आई बी हिंदू, क्या मैं हिंदू हो सकता हूँ। ये सारी किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहती हैं, आपको ये याद रखना है इन किताबों के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक के बारे में। देखो, टॉपिक की जो लैंग्वेज है मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हुई हैं। लेकिन जो आप बच्चे हो 11th 12th पढ़े, मतलब चीज़ें शायद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो कि मैम ये वर्ड बहुत टफ है। होता है, हिंदी थोड़ी सी टफ होती है। अगर आपको लगता है ना कि अंग्रेज़ी बहुत कठिन है, नहीं, अंग्रेज़ी में लिमिटेड शब्द है। अंग्रेज़ी जो है बहुत आसान है हिंदी की तुलना में। हिंदी जो है अगर शुद्ध बात करने लग जाए ना, आपके जो है हवा नहीं आएगी कि भाई बोल क्या रहा है, कैसे बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, हमारा टॉपिक होने वाला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इन्होंने जातिवाद के बारे में क्या लिखा है, कार्यकुशलता को इन्होंने कैसे परिभाषित किया कि कार्यकुशलता के आधार पर हमारा समाज जो है कैसे भेदभाव करता है। जन्म के आधार पर निर्धारण किया गया, जन्म के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति कौन सा काम करेगा, उसके बारे में लिखा है इन्होंने। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा ना बदलने का जो अधिकार नहीं है लोगों के पास, दलित समुदाय के पास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, हिंदू धर्म को लेकर जो जाति प्रथा चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं बहुत टाइम से, उसको लेकर भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे है जो अंबेडकर जी ने बोला है जातिवाद के बारे में। मतलब इसको बोला कि सिर्फ बीमारी है, ये समाज को खोखला कर रही है। जातिवाद के बारे में बोला। देखो, मेरी वीडियोस आप देख रहे हो, आप ऐसी स्टेज पे हो ना कि अभी आप अपना मस्तिष्क चेंज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी जाति को लेकर बहुत घमंड हो सकता है। ये जो है चीज़ें हम खुद नहीं सीखते हैं, हमारे आसपास परिवार में क्या हो रहा है, हमारे परिवेश मतलब कि वातावरण, जो हमारा मोहल्ला गली है, वहाँ पे लोग जो है दूसरे जाति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हो जहाँ पे आप दूसरे जाति के व्यक्तियों को नीचा दिखाते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बात की जातिवाद के बारे में, बात की, बहुत खुलकर बात की है। ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता के बाद उन्होंने एक पुस्तक के रूप में लिखा था, जिसमें सारी चीज़ें बताई थी। जातिवाद मतलब क्या होता है कि ये देखना कि भाई वो तो उस जाति में पैदा हुआ है, उसको वही काम करना चाहिए। जैसे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जातियां होती हैं हमारे यहाँ पे, लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो हमारे बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, ठीक है। पहले जो तरीका था वो दूसरा था, उसके बाद चीजें कुछ चेंज हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखो, ब्राह्मण मतलब पता ही आपको, तब देखो ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता है कि जो पूजा पाठ करवाएगा वही सिर्फ ब्राह्मण है, वो हमने फिक्स कर दिया है। अगर आप पहले हमारे प्राचीन काल के टाइम पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का लड़का जो है वही ब्राह्मण बनेगा। वहाँ पे था जो जिस काम में माहिर है उसको हम वो काम देंगे। अगर कोई बड़ई का लड़का है, वो जो उसको बहुत अच्छा ज्ञान है चीज़ों का, तो वो ब्राह्मण का काम कर सकता है, वो पंडित जी का काम कर सकता है। कोई दलित परिवार में पैदा हुआ है, अच्छा खासा शरीर है, बहुत स्ट्रांग है, वो क्षत्रिय काम कर सकता है। पहले चीज़ें थी ऐसी। धीरे 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 समय के साथ चेंज होते होते ऐसा हो गया कि अब जो जिस परिवार में पैदा हुआ है वो वही काम करेगा। अपेक्षा यही करते हैं हम लोग। मानते हैं कि ब्राह्मण परिवार में कोई पैदा हुआ है, पूरे मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पे सिर्फ 2 ब्राह्मण परिवार है, ठीक है। तो आप समझिए 2 ब्राह्मण परिवार है, मतलब कि अगर वहाँ पे पूरे गाँव में पूजा करवानी है तो उन 2 घरों से ही पूजा करवाने आपके यहाँ कोई आ सकता है। बाकी उस पूरे गांव में चाहे 500 चाहे 1000 घर हो, कोई दूसरा व्यक्ति हम उसको इस योग्य नहीं मानते कि आके हमारे यहाँ पूजा करवाएगा, क्योंकि पंडित जी नहीं है। ऐसी अवधारणा हमारे मन में बनी हुई कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होगा तभी वो पंडित जी होंगे, तभी वो हमारे यहाँ पूजा करवाएंगे, ज्ञान तभी होगा उनको, भले उन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन ज्ञान होगा अगर वो उस परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसे कोई क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है तो अब तो नहीं, अब तो चलो सेना में लोग भर्ती होते हैं, अलग अलग जाति समुदाय से होते हैं, लेकिन पहले था कि क्षत्रिय परिवार से ही लोग सेना में जाएंगे। वैश्य परिवार के लोग बिजनेस करेंगे, जो चीज़ें व्यापार वाली होती है। वैश्य परिवार जो गुप्ता जी होते हैं, गुप्ता जी आप बोलते हो, तो गुप्ता जी जो होते हैं वो आपके वैश्य परिवार में होते हैं। शूद्र परिवार का मतलब होता है कि जो भी
नाली साफ करनी है, गटर साफ करना है, झाड़ू लगाना है, रोड पे पोछा लगाना, मतलब जितनी गंदगी साफ करने वाली चीज़ें हैं उन सबको यहाँ पे काउंटिंग, उन सबको बोला था यही व्यक्ति करेगा। मतलब इनको ये उपेक्षा नहीं है कि ये जो काम है कोई ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय वैसे कर दे, समाज के लिए एकदम कलंक मानेंगे। तो इन्होंने जातिवाद के बारे में बहुत खुल के बात की है कि जातिवाद जो हमारे हिंदू धर्म में स्टार्टिंग से था वो तो बदल गया है, अभी हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग देखने को मिला है। फिर क्या है, कार्यकुशलता के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया कि कार्यकुशलता के आधार पर वहाँ पे किसी को काम नहीं दिया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया, हो सकता है शूद्र, सॉरी, इस शूद्र जनजाति, इस जनजाति के शूद्र जाति का कोई व्यक्ति है और वो जो है मान लीजिए, मतलब पहले तो होता था कि उसके मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा में से कोई भी है, माता पिता में से कोई भी है जो कि गटर साफ करते रहे, ठीक है। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि भाई तुम अलग जगह पे रहो, तुमको साधारण जो है नॉर्मल जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अलग अपना घर बना के रहो, तुम्हारी कॉलोनी वहीं बनेगी और तुम सारे लोग यही काम करो। उनसे हम ये नहीं बोलते हैं, या उनको अगर एकदम मान लीजिए, देखो ऐसा होता है कि शूद्र जाति का कोई व्यक्ति है, वो प्लम्बर बन जाए, इलेक्ट्रीशियन बन जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको बुलाना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ जाति की वजह से। कार्यकुशल होने के बावजूद भी उनको अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, पानी देना है तो दूसरा गिलास में देंगे, घर के अंदर नहीं आने देंगे, बाहर रखेंगे। बहुत सारे ऐसे नियम कानून बना के रखते हैं। मतलब क्या है, आप जो है दो व्यक्ति हैं, एक मान लीजिए ए है, एक व्यक्ति बी है, ये जो है शूद्र जाति का मतलब दलित परिवार से बिलोंग करता है, ये मान लीजिए ये वैसे गुप्ता जी है, लेकिन क्या है अपना पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जाकर घर में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं कि बिजली खराब हो जाती है कुछ तो वो ठीक करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये ज़्यादा कार्यकुशल है, ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है, लेकिन ये कम अच्छे से काम करता है, लेकिन फिर भी ये संभावना ज़्यादा है कि लोग इनको ज़्यादा बुलाएंगे, इनको सोचेंगे कि हमारे घर में आएंगे, अपवित्र कर देंगे, घर धोना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एकदम हीन भावना भरी हुई। तो कार्यकुशलता को लेकर बात की इन्होंने कि कोई कार्यकुशल होता है फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि समाज में ऐसी बुराई, मतलब देखो आपको अभी लगेगा मैम ये चीज़ें थोड़ा सा लग नहीं रही है ठीक, ये किताब अभी नहीं लिखी गई है, ये किताब कब लिखी गई है, सोचो कितने कितने सालों पहले लिखी गई है। समाज में अभी भी चीज़ें ये है कि इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला रहे हैं, हम सोचते नहीं नहीं यार इनको नहीं बुलाएंगे। अभी से इतने सालों पहले, 70-75 साल पहले और भी टाइम पहले उन्होंने जो चीज़ें देखी होंगी 100 साल पहले, उनको उन्होंने किताब में लिखा है। सोचो उस टाइम क्या हालत हो रही होगी समाज में लोगों को। तो क्या उन्होंने कार्यकुशलता के बारे में लिखा है। दूसरा लिखा है जन्म के आधार पर निर्धारण, मैंने आपको बताया मानते हैं कि ब्राह्मण के घर में जो पैदा होगा वही ब्राह्मण वाले काम करेगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म के आधार पर उनको काम करने के लिए बोला था कि भाई तुम यही काम करो, तुम्हारे घर वाले यही काम करते आ रहे हैं। देखो जो बड़ी जातियां हैं उनके लिए तो ये फायदा हो गया कि उनके बच्चे नहीं भी पढ़े फिर भी क्या है, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुए वो ब्राह्मण का काम करेंगे। देखो ये सारे जो विचार मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे विचार नहीं है, ये जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के विचार है, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने सही भी बोला है। किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है इस बात से। अगर सच में कोई व्यक्ति अच्छा है, अच्छा काम कर सकता है तो उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। जन्म के आधार पर निर्धारण की बात की उन्होंने कि जन्म जहाँ पे होता है लोग वहीं पे उसी आधार पर लोगों को काम देते हैं, मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर जो बात की है रोजगार के बारे में बात, देखो बोला गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा ना बदलने का अधिकार। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको साफ सफाई का काम मिला हुआ था या फिर कुछ ऐसा, मतलब शूद्र जाति से बिलोंग करता है, कोई ऐसा काम था जिसकी वजह से क्या है कुछ समस्या, जैसे कोरोना आया था, आपको पता है कोरोना आया, बहुत सारे ऐसे काम थे जो बंद हो गए, घर में मेड आना बंद हो गई, खाना बनाने वाली बंद हो गई, झाड़ू पोछे वाली बंद हो गई, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वहाँ पे बंद हो गए। ज़्यादातर लोग अपना काम स्वयं ही कर रहे थे। अब सोचिए ऐसा है जो जिन व्यक्तियों का घर जो किसी दूसरे घर पे जाके काम करने से चल रहा था, क्योंकि उनको यही पेशा ही दिया गया भाई तुम्हारे मम्मी पापा ये करते आए तुम भी यही करो। तो एक तो होता है कि वो पेशा चेंज नहीं कर सकते समाज में उस टाइम। देखो जो भी मैं बोलूँ ना थोड़ा 50-60 साल पहले जाकर सोचना कि हाँ उस टाइम के समाज में, अभी नहीं करना है। अभी थोड़ा चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है समाज में अभी थोड़ी आ गई है। तो जो भी मैं बोलूँ 50-60 साल पहले जाना है, आप सोच नहीं पाएंगे वैसे फिर भी, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है यहाँ पे कि परिस्थितियों को बदल नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, गरीबी में भुखमरी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। फिर लिखा है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को रोजा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है।
जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें वारंगत हो, यही बेरोजगारी का कारण भी बनता है। इन्होंने बोला है कि जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बुराई है, आपको पता है कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने बाद में बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, हिंदू धर्म से परेशान हो गए थे वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म हमारा ऐसा है जो लोगों को रोजगार बदलने की अनुमति नहीं देता है। मतलब क्या है, जैसे कोई अगर ब्राह्मण है वो अगर उस टाइम के, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गुप्ता जी हैं वो बोले कि नहीं यार मैं आज से व्यापार नहीं करूंगा, आज से मैं घर में पूजा पाठ कराऊंगा ना, आप नहीं करा सकते, आपको ये अनुमति ही नहीं है। कोई शूद्र जाति का है वो सोचे कि नहीं यार मैं नाले की साफ सफाई नहीं करूंगा, अब मैं जाकर गुप्ता जी की तरह बिजनेस करूंगा, नहीं कर पाएंगे आप, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपसे। आपके छाया मात्र से 50-60 साल पहले, ठीक है, आपकी छाया मात्र से लोग सोचते हैं कि मेरा घर अपवित्र हो गया, इसको टच नहीं कर सकते हैं, पानी पिया है फेंक दो गिलास उसको। और आप सोचो आप कोई दुकान खोलेंगे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आपकी चीज़ें जो छुई हैं आपने वो लेकर जाएंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है समाज को लेकर के। भाई आ जाओ यार वापस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, आई थिंक ये 3 और पॉइंट्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो आपको पढ़ाया है ना, आप अगर ये जो मैंने पढ़ा दिया ये लेक्चर देख लिया ना आपने, तो जो आप किताब पढ़ेंगे ना, बहुत ज़्यादा पैसेज नहीं है, 2 पेज का आपका चैप्टर होने वाला है ये, 2 पेज पढ़ेंगे ना आप, मुश्किल 10 या 15 मिनट लगेंगे, आपको यूं चुटकियों में समझ में आया कि मैम ने सारा समझा दिया, भाई सब समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है चैप्टर में। पहले नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ोगे तो हवाइयाँ आ जाएगी कि क्या हो रहा है इधर, क्या बताया जा रहा है। पहले एक बार सुन लो लेक्चर को, उसके बाद आप पुस्तक पढ़िएगा, अपने आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो फिर क्या है, आर्थिक पहलू आपको बताया मैंने, रोजगार वाला कि जो चेंज नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी का शिकार होते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, सब तंग आकर के बहुत सारे रास्ते चुनते हैं लोग, ठीक है, इसको देखेंगे। दूसरा हम है रचनात्मक पहलू के बारे में देखेंगे कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लोकतंत्र में हमारे इस चीज़ को लेकर के क्या कहा गया है उसको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्थिक पहलू के बारे में बात करते, आपको बताया मैंने क्या है, बेरोजगारी। देखो बेरोजगारी जब होती है ना, अब लोगों के मन मर्जी का क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई भले दलित परिवार में पैदा हुआ था बच्चा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, लेकिन क्या समाज की वजह से वो बन नहीं पाया। वो जाकर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो वो काम तो करेगा लेकिन मन से काम नहीं करेगा। जितनी प्रोडक्टिविटी उसकी है, जितना वो मन से काम करता था, जितना फ़ायदा हमारे समाज को, हमें या उस फैक्ट्री को पहुंचा सकता था, वो उतना नहीं पहुंचाया, क्योंकि उसका मन वहाँ नहीं लगेगा, उसके मन का उसको रोजगार नहीं मिला है। पहला नुकसान यहाँ पे होता है। दूसरा आपको बता ही दिया, रोजगार नहीं मिलता, लोग बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार होते हैं। कई बार लोगों को होता है कि दूसरा ऑप्शन देख लिया कि छोटा मोटा कोई और काम मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत रास्तों पर चले आते हैं। जैसे अगर आप अभी एक गूगल ये करिएगा कि कितने सारे लोग हमारे यहाँ पे जेलों में बंद हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं। आपको दलित समुदाय के लोग जेलों में ज़्यादा बंद दिखाई देंगे। आपको लगेगा भाई क्या जो गरीब लोग हैं या जो दलित लोग हैं वही ज़्यादा मतलब कि वो कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, तो वो गलत रास्तों पर जाते हैं। तो समाज में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेरोजगारी होती है, अपराध भी बढ़ जाता है। जेलों में देखो लोग जाकर के आपको दलित समुदाय के लोग मिलेंगे, पहली बात तो उनको सुनवाई के लिए कोई नहीं होता, जिसकी वजह से लोग पड़े रहते हैं, संख्या बढ़ाते रहते हैं वहाँ पर। उनकी देख रेख के लिए पैसा इतना कौन खर्चा करेगा। आपको पता है कोर्ट कचहरी के मामले में कितना पैसा खर्चा होता है। तो दो चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। एक डॉक्टर से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, दूसरा होता है कचहरी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। देखिए यहाँ पे लिखा है, आर्थिक पहलू ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बनाएगा। इसका मतलब देखो क्या है, भले ही कितनी उल्टी सीधी लाइन लिखी, इसका सीधा सीधा मतलब ये बोल रहा है कि क्या है, आर्थिक पहलू जो मतलब क्या, जो भी चीज़ें ऐसी हैं पैसे वैसे कमाने के मामले जो रोजगार लोगों को मिलता है, लेकिन क्या होता है उनको अपने मन का प्रेरणा, रुचि मतलब क्या, रुचि जो उनका मन करता है कि भाई इस एरिया में काम करेंगे, इस क्षेत्र में काम करेंगे, उन सबको दबा कर वो क्या करते हैं, अस्वाभाविक नियमों में जकड़ जाते हैं, जिनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है लेकिन काम किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, फैक्ट्री का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान। ठीक है, अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, मतलब क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। हम दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो उन्होंने बोला रचनात्मक पहलू। यहाँ पे इसका क्या मतलब देखो लिखा है, मेरा आदर्श समान स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समता पर आधारित होगा।
उन्होंने बोला है कि मेरा आदर्श समाज है यहाँ पे, ठीक है। जब अंबेडकर जी से पूछा गया कि आपको लगता है कि जो हमारा समाज है वो ठीक नहीं है, इसमें जाति प्रथा है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, आप बहुत बुराई करते हो, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बोला मेरे हिसाब से एक अच्छी सोसाइटी वो है जिसमें क्या है, स्वतंत्रता है, लोगों को आज़ादी है, जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, भाईचारे की भावना है, एक साथ एक दूसरे से कोई द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, किसी को कोई नीचा नहीं दिखा रहा है, सबको बराबरी से देखा जा रहा है, सबको सम्मान दिया जा रहा है। तीसरा, समता पर आधारित है, मतलब क्या, किसी के साथ किसी चीज़ को लेकर कोई भेदभाव नहीं है कि तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारी कास्ट ये है, तुम यहाँ पैदा हुए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तो ये चीज़ नहीं है। इन चीज़ों ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी कहीं पर और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो मेरे हिसाब से वो समाज जो है अपनी आदर्श स्थिति में है, ऐसा जो है अम्बेडकर जी का मानना था, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारा है लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बोला है कि हम कितना भी सोच लें कि चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है जिससे हमारा देश चल रहा है वो हमारा, सॉरी कोई नहीं, तो यहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बताया है सब चीज़ें कि हमारा जो लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो क्या हुआ, लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने डिसाइड किया कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, लोकतंत्र में यही है। तो लोकतंत्र का भी मतलब इन्होंने बताया है यहाँ पर, देखो बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा है ना लोकतंत्र में। लोकतंत्र मूलतः क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति है, समाज के सम्मिलित अनुभवों की एक आदान प्रदान करने का नाम। समझ में नहीं आया होगा क्या बोला इन्होंने, समझा देती हूँ। देखो उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र क्या है, एक सामूहिक दिनचर्या है। लोकतंत्र में कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को लेकर चले। आप देखो इलेक्शंस हुए हैं, सबको एक वोट डालने का अधिकार है, लेकिन किसी की एक वोट से डिसाइड नहीं होगा। सिर्फ एक की कोई एक व्यक्ति जाए और वो डाले कि मैं वो इसको वोट डालूंगा, ये हमारे प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं है। हमारा जितना भी हमारी जनसंख्या है सबको अधिकार दिया गया, सब लोग वोट डालने आते, सबको अपने अधिकार दिए गए थे, सामूहिक रूप से कलेक्टिव मतलब फॉर्म में सबको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। एक रीति है समाज के सम्मिलित अनुभवों की आदान प्रदान करने का नाम। लोकतंत्र का मतलब यही है कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से समानता के साथ चले, अच्छे से चले, और जो भेदभाव होता है जाति को लेकर के कि यहाँ से बिलोंग करता है इस एरिया, मतलब आजकल तो ये भी कि तुम इस एरिया में रहते हो, तुम तो यहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारी तो जाति ये है, तो बहुत सारे भेदभाव जो हमारे यहाँ पे व्याप्त हैं उन सबको हटाने की बात कही है बहुत पहले ही हमारे अंबेडकर जी ने। तो ये हमारा टॉपिक का सार है, जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। इसको सुनने के बाद अब जब आप पढ़ेंगे ना अपनी किताब को, आपको बहुत आसानी होगी समझने में। अगर आपने हमारा मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये QR कोड है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो जैसे PDF वगैरह होगी, कोई टेस्ट वगैरह हो गया, आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट होते हैं जो आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये वेबसाइट का है, ये इंस्टाग्राम का है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है। इन सबके लिए आपको QR कोड दिया गया है। आप जिस पर भी हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं QR कोड को स्कैन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दी कि फ्री टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। बाकी अगर कोई क्वेरी करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके चीज़ों को जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अब अगले सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।